Good morning, students. Today we will start the new chapter, वेक्टर अलजेब्रा। तो इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि वेक्टर्स आप लोगों ने पहले पढ़ा भी है फिजिक्स में, लास्ट ईयर पढ़ा था 11th क्लास में। दो क्वांटिटीज़ आपने पढ़ी थी लास्ट ईयर, स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। और वेक्टर के बारे में काफ़ी कुछ नॉलेज आपने लास्ट ईयर ली भी थी। तो यहाँ भी सेम वही है, बस थोड़ा सा और ब्रीफली है। वेक्टर की नॉलेज है काफ़ी। तो वेक्टर बिल्कुल इसी तरह से होता है जैसे हमने 3D चैप्टर पढ़ा था लास्ट ईयर। 3 डायमेंशनल चैप्टर था एक मैथ्स में। तो बिल्कुल इसी तरीके से जैसे 3D है उसी से रिलेट करते हुए वेक्टर बनाया गया। तो वेक्टर और 3D यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 3D ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, वो बिल्कुल सेम टू सेम दोनों चैप्टर हैं। तो देखो इनमें किस तरह से रिलेशन है आपस में। तो सपोज दैट मैंने एक लाइन बना दी यहाँ पे, ठीक है, एक लाइन बना दी और मैंने बता दिया कि लाइन, ये एरो लगा दिया यहाँ पे, बता दिया कि ये लाइन मैंने इस तरह से ड्रॉ की है, यानी कि अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। एक और लाइन बनाई है, इसमें एरो मैंने डाउनवर्ड लगाया, इट मीन्स ये लाइन मैं ऐसे खींच रहा हूँ और ये वाला लाइन ऐसे खींच रहा हूँ। डॉट डॉट इसलिए लगाया लाइन, क्योंकि लाइन का कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता, ठीक है। एक और लाइन खींची मैंने, इसमें लाइन सेगमेंट बनाया ए बी से डिनोट करके, ठीक है। और ए से लेके बी तक, यानी लाइन तो मैंने अपवर्ड ड्रॉ की है इस तरह से, तो मैंने इसके दो एंड पॉइंट बना दिए ए और बी। तो ये हो गया हमारा लाइन सेगमेंट, इसको बोलते हैं वेक्टर लाइन सेगमेंट। यानी कि तो वेक्टर लाइन हो गई अपवर्ड डायरेक्शन में, ये बिल्कुल पैरेलल बनाई है तो ये उसकी अपोजिट डायरेक्शन में वेक्टर लाइन है और ये वेक्टर लाइन सेगमेंट है, ठीक है। तो वेक्टर लाइन सेगमेंट को हम दो कैपिटल लेटर्स से डिनोट करते हैं। तो जैसे ए टू बी, इसका मतलब ए टू बी एक मैंने लाइन सेगमेंट खींचा, या फिर एक स्मॉल लेटर से हम डिनोट करते हैं, ठीक है। इसके ऊपर वेक्टर साइन आ जाता है, क्लियर। तो ये तो डिनोशन है, वेक्टर होता क्या है, ठीक है, उसको किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक्चुअली में वेक्टर होता क्या है, सपोज दैट अगर मैं आपको बोल दूँ कि व्हाट इज़ द टाइम, तो आप घड़ी में देख के टाइम बता दो कि उसके लिए आपको कुछ भी पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो टाइम जो है एक स्केलर क्वांटिटी है, यानी जिसको भी फाइंड करने के लिए आपको डायरेक्शन की ज़रूरत ना पड़े, तो वो सारी क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, स्केलर क्वांटिटी होती है। लेकिन अगर मैं आपको बोल दूं कि आपको 10 मीटर पत्थर फेंकना है, ठीक है, 10 मीटर एक पत्थर फेंकना है, और मैं जगह ना बताऊँ आपको, ठीक है, तो आप मेरे से डायरेक्शन जरूर पूछो किस साइड में फेंको। यानी अगर मैं पत्थर लेकर खड़ा कर दूँ और बोल दूँ 10 मीटर पत्थर फेंक दो, ठीक है। अब पत्थर फेंकना, चारों तरफ मकान है सपोज दैट, तो आप पूछोगे भाई किस तरफ फेंकना, चारों तरफ मकान है किधर लग जाएगा, तो बता दूंगा इस साइड फेंक दो, उस वाले मकान पर मार दो पत्थर, ठीक है। तो यानी कि मैं डायरेक्शन बताऊंगा। तो सिंपल सी बात है, उस पत्थर की डिस्प्लेसमेंट होगी आपके हाथ से और जहाँ वो गिरेगा जाके वहाँ तक की डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुई हमारी, एक वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि मुझे इसमें के लिए डायरेक्शन बताने की ज़रूरत पड़ रही है आपको। तो सिंपली डेफिनेशन की अगर बात करूँ, क्वांटिटी दैट हैज़ मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है, कॉल्ड अ वेक्टर, ठीक है। और इसको नोटिस मैंने नोट करना बताया था, ए बी को इस किससे से नोट करते हैं, ए बी इन दो कैपिटल लेटर से या फिर एक स्मॉल लेटर से, ठीक है। इसके बाद अगर मैं ये वेक्टर बना देता हूँ, ये वेक्टर है ए बी, या चलो सिंपली ऐसे बना देता हूँ ए और बी। तो जहाँ से वेक्टर स्टार्ट हुआ, दिस इज़ द इनिशियल पॉइंट, ये वाला इनिशियल पॉइंट, और ये होता है हमारा टर्मिनल पॉइंट जहाँ पे वेक्टर खत्म होता है, ठीक है। टर्मिनल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट, ठीक है। और इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट के बीच की डिस्टेंस जो होती है वो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कहलाती है। मैग्नीट्यूड यानी ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ऐसे शो करते हैं, ठीक है, मैग्नीट्यूड। और हम इसको इस तरह से डिनोट करते हैं, यानी दो कैपिटल लेटर्स और दोनों साइड दो हम डंडे खींच देते हैं, ठीक है। यानी जैसे मोड कहते हैं, मॉड्यूलस निकालना, तो ये मैग्नीट्यूड कहलाता है। या फिर स्मॉल लेटर से अगर शो कर रहे हैं तो उसका मैग्नीट्यूड इस तरह से, ठीक है। इसके बाद डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होती, तो कभी भी किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है वो नेगेटिव नहीं होगा, लेस देन 0 नहीं होगा, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट हम बात करते हैं पोजीशन वेक्टर। व्हाट इज़ द पोजीशन वेक्टर। तो मैंने अभी बताया था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के जो पॉइंट्स हैं, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और वेक्टर दोनों एक दूसरे रिलेशन रखते हैं, ठीक है। तो सपोज दैट मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक
फिगर बना दिया यहाँ पे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, और यहाँ पे एक पॉइंट पी ले लिया जिसके कोऑर्डिनेट्स जो है वो एक्स वाई जेड है, ठीक है। तो ओरिजिन से पी को मैंने क्या करा, एक लाइन खींच दी, और लाइन नहीं खींची, वेक्टर लाइन खींची ओपी, यानी ओपी एक वेक्टर बना दिया, ठीक है, ओपी। तो ओपी क्या कहलाएगा, ओपी कहलाएगा पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, यानी ओरिजिन के रिस्पेक्ट में क्या कहलाएगा, पॉइंट पी का पोजीशन वेक्टर कहलाएगा ओपी। और इस ये कैसे लिखा जाएगा अभी अगर मैं बात करूं, चलो अभी फिलहाल इतना समझ लो, ओपी क्या कहलाएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, क्लियर ना। ये होता है पोजीशन वेक्टर, यानी ओ से पी को मिला दिया, ठीक है। और इसका अगर ओ से लेके पी तक की डिस्टेंस अगर मुझे फाइंड करनी तो इसका मॉडुलस कर दूंगा इस वेक्टर का, ठीक है। तो इसी तरह से यहाँ एक और फिगर मैंने बनाई, तो यहाँ से ए बी सी 3 पॉइंट लिए, तो ओ से ए तक एक वेक्टर है, ओ से बी तक एक वेक्टर है, ओ से सी तक एक वेक्टर है, यानी कि ओ ए एक वेक्टर ओ ए बनाया, एक ओ बी बनाया, ओ एक ओ सी बनाया, और इनकी नेमिंग कर दी स्मॉल ए से, इसको स्मॉल बी बोल दिया, यानी कुछ ही बोल सकते हैं आप, मर्जी है आपकी, ए बी सी बोल देते। दिस इज अ पोजिशन वेक्टर, ठीक है ना, पोजिशन वेक्टर, क्लियर। इसके बाद मैं बात करता हूँ यूनिट वेक्टर की, किसकी, यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, उसे यूनिट वेक्टर बोलते हैं, ठीक है। एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड, यानी उसको मॉड्यूलस अगर मैं निकालता हूँ तो उसकी वैल्यू 1 आए तो वो यूनिट वेक्टर होता है, वो बता दूंगा बाद में कि कैसे उसकी उसकी मैग्नीट्यूड 1 आएगा, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर जो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर होता है वो आई होता है, आई। जो वाई एक्सिस की डायरेक्शन में होता है उसे बोलते हैं जे, और जो जेड एक्स की डायरेक्शन में होता है उसे बोलते हैं के, ठीक है। थोड़ी सी फिगर ये अजीब सी बन रही हुई है, एक्स नीचे ले रखा है इन्होंने, वाई हॉरिजॉन्टल और जेड वर्टिकल ले रखा, जबकि मैं स्टैंडर्ड फिगर ऐसे बनाता हूँ, एक्स इधर लेता हूँ, वाई यहाँ पे और जेड यहाँ पे, यानी कि आई, ये वाला जे लेता हूँ और एक के, ठीक है। हरी बात समझ में, यानी कि 1 डिस्टेंस पे, यानी ओ एक्स ओरिजिन से लेके एक्स तक की डायरेक्शन में, ओ एक्स डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है वो आई कैप होता है, आई के ऊपर कैप लगी हुई होती है इस तरह से, ठीक है। और ओ वाई की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर होगा जे कैप, और ओ जेड की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर होगा के कैप, ठीक है, स्मॉल के कैप, स्मॉल के और कैप, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर अगर मैं पोजीशन वेक्टर की बात करूं ओपी की, तो ओपी अगर ओपी यानी पी पॉइंट पी के जो कोऑर्डिनेट्स है वो एक्स वाई जेड है, तो ओपी कैसे शो होगा, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। खैर ये चीज़ बाद की बतानी थी मुझे, पर मैंने पहले थोड़ा सा बता दिया, इसका और ब्रीफली इसके बारे में डिस्कस करूँगा नेक्स्ट पेज पे, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट है हमारा डायरेक्शन कोसाइंस। डायरेक्शन कोसाइंस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर एंड द फर्दर चैप्टर, ठीक है ना। नेक्स्ट चैप्टर के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है डायरेक्शन कोसाइन, ठीक। तो मैं आपको एक फिगर बना दे रहा हूँ एक्स वाई, ठीक है, बस 2D डायमेंशन ले रहा हूँ, और एक पॉइंट ले रहा हूँ मैं यहाँ पे, इसके कोऑर्डिनेट्स लेता हूँ एक्स कोमा वाई, क्या लेता हूँ एक्स कोमा वाई, ये ओरिजिन है मेरा, मैं इसको मिला दिया यहाँ पे, इसको पी बोल दिया, ठीक है, पी। तो ये जो ओपी वेक्टर बना, इस ओपी वेक्टर की एक्स एक्सिस से जो एंगल बनेगा उसको मैं अल्फ़ा बोल रहा, अल्फ़ा, और ओपी वेक्टर का जो वाई एक्सिस से एंगल बना वो बीटा बोल रहा हूँ, ठीक है, बीटा। तो ये अल्फ़ा बीटा जो एंगल बने इनको क्या बोलते हैं, डायरेक्शन एंगल्स, क्या बोलते हैं, डायरेक्शन एंगल्स, डायरेक्शन एंगल्स, इनको डायरेक्शन एंगल्स बोलेंगे आप, ठीक है। तो ये तो मैंने 2D बनाया था, अगर 3D की बात करूँ एक और जेड ले लूँ तो एक और निकल जाएगा जेड एक्सिस, और इसका ओपी से जो एंगल आएगा वो आएगा गामा। तो अल्फ़ा बीटा गामा आर द डायरेक्शन एंगल्स, ये याद रखना, अल्फ़ा बीटा गामा क्या कहलाएंगे, डायरेक्शन एंगल्स कहलाएंगे, ठीक है। तो अगर अल्फ़ा बीटा गामा डायरेक्शन एंगल्स हैं तो इनके कोसाइन की वैल्यू, यानी कोस अल्फ़ा कोस बीटा कोस गामा आर द डायरेक्शन रेशोज, क्या कहलेंगे, डायरेक्शन कोसाइंस, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ वेक्टर
OP यानी OP वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइंस कहलाएंगे। क्लियर। कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा। अब इनकी वैल्यू निकालने की बात करता हूँ कि कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा की वैल्यू निकलेगी कैसे। ठीक है, तो मैं एक सिंपली बना रहा हूँ एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और एक पॉइंट P बना रहा हूँ और इसके कोऑर्डिनेट सिर्फ XY ले रहा हूँ, Z नहीं ले रहा। ठीक है, XY 2 पॉइंट लिए मैंने, इसको ज्वाइन करा रहा हूँ, ये अल्फ़ा है। ठीक है, तो इट मीन्स ये मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूँ, तो O और इसको M तक कैंसिल कर रहा, तो OM तक डिस्टेंस कितनी होगी X और MP तक डिस्टेंस होगी Y। क्लियर। ठीक है, और O से लेके P तक की डिस्टेंस पाइथागोरस थ्योरम से हम निकाल देंगे। O से लेके P तक की डिस्टेंस होगी वो जाएगी √x² प्लस y², यानी कि OP वेक्टर जो है उसका मॉडुलस किसके इक्वल होगा, √x² प्लस y² के। ठीक है, इस तरीके से। तो अगर मैं यहाँ से कोस अल्फा की वैल्यू निकालता हूँ, कोस अल्फा इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस की अगर मैं बात करूँ तो कोस अल्फा इक्वल टू बेस है हमारा x और हाइपोटेनियस है हमारा OP का मैग्नीट्यूड, ऐसे भी लिख सकता हूँ। ठीक है, तो कोस अल्फा की वैल्यू आ गई x अपॉन OP। ठीक है, और OP की वैल्यू चाहे तो ये रख लो आप, नो डाउट। वैसे मैं OP को R रख रहा हूँ, एक फिक्स वैल्यू कर दी कि OP इक्वल टू R, मतलब O से लेके P तक की जो डिस्टेंस है वो मैं R मान लेता हूँ। ठीक है, तो ये कोस अल्फा इक्वल टू हो जाएगा x अपॉन R। क्लियर। ऐसे मैंने तो सिर्फ अल्फा अल्फा बताया, ऐसे ही कोस बीटा का आप निकाल लोगे तो x की जगह y आ जाएगा, y अपॉन R आ जाएगा, यानी कि OP का मैग्नीट्यूड। ऐसे ही कोस गामा निकाल लोगे तो z अपॉन R आ जाएगा। क्लियर। तो ये डायरेक्शन कोसाइंस निकलते चले गए हमारे, किस से डायरेक्शन कोसाइन निकलते हैं। ठीक है, तो कोस अल्फा इक्वल टू x अपॉन R, कोस बीटा इक्वल टू y अपॉन R और कोस गामा इक्वल टू z अपॉन R। आ रही बात समझ में। तो ये R, व्हाट इज R, वेयर OP जो हमारा वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड है वो R के इक्वल है, और वैसे ही R किसके इक्वल है, √x² प्लस y² प्लस z² के इक्वल है। मैंने z² एक और ऐड कर दिया इसमें, वैसे x² प्लस y² बताया था बाय पाइथागोरस थ्योरम, लेकिन अगर 3 पॉइंट्स की बात करेंगे x y z, क्योंकि ये तो 2 पॉइंट्स है मैं समझा रहा हूँ सिर्फ, चलेंगे हम 3D में ही। ठीक है, तो x² प्लस y² प्लस z² R की वैल्यू होती है। ठीक है, तो ये कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा, ये डायरेक्शन कोसाइंस है हमारे, कोस अल्फा कोस बीटा और कोस गामा। ठीक है, वैसे हम डायरेक्शन कोसाइंस को LMN से शो करते हैं। L इसको L बोलते हैं, इसको M और इस वाले को N बोलते हैं। ठीक है, तो L इजकल टू कोस अल्फा होता है, यानी L और कोस अल्फा एक ही बात है। कहीं कोस अल्फा बोल दो चाहे L बोल दो एक ही बात है, चाहे कोस बीटा बोल दो M बोल दो एक ही बात होती है, और कोस गामा और N दोनों एक ही बात होती है। तो L इजकल टू x अपॉन R हो गया। अभी अगर मैं ये सब ना नोट करना भी, नोट करूँ सब कुछ, अगर मैं बात करूँ तो अभी फॉर्मूले लिखे मैंने, 3 फॉर्मूले लिख दिए आपके पास कि L इजकल टू x अपॉन R, M इजकल टू y अपॉन R, N इजकल टू z अपॉन R। तो यहाँ से x की वैल्यू अगर मैं निकालूँ LR आएगी, y की वैल्यू निकाल लूँ MR आएगी, और z की वैल्यू अगर निकालता हूँ तो NR आएगी। ठीक है, NR, यानी कि जो हमने पॉइंट XYZ मान रखा था इसके कोऑर्डिनेट्स यानी P के कोऑर्डिनेट्स ये भी हो सकते हैं, LR, MR, NR। ठीक है, और इन पॉइंट्स को हम डायरेक्शन रेशोज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डायरेक्शन रेशोज। ठीक है ना, डायरेक्शन रेशोज बोलते हैं इनको। और डायरेक्शन रेशोज को जो शो करते हैं वो स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c से डिनोट करते हैं, स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c। ठीक है, यानी कि अगर सिंपली बात करूँ, डायरेक्शन कोसाइंस जो होते हैं हमारे, 2 चीज़ें यहाँ पे, दोनों को डिफरेंस समझ लेना। डायरेक्शन कोसाइंस तो हमारे होता है L M N, या फिर हम इनको कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा बोलते हैं। ठीक है, और जो डायरेक्शन रेशोज होते हैं, डायरेक्शन रेशोज जो होते हैं हमारे, वो हमारे स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c होते हैं। ठीक है, या फिर हम इनको LR, MR,
और एन आर बोलते हैं। यानी कि ए इजकल टू एल आर होता है, बी इजकल टू एम आर और सी इजकल टू एन आर। और ए बी सी क्या है, किसी भी अननोन पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होते हैं ए बी सी। यानी पी के कोऑर्डिनेट यहाँ तो एक्स वाई जेड मान रखे हुए, ए बी सी मान सकते हैं। यानी किसी भी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो एक्स वाई जेड मान रखे, अगर ए बी सी मानता हो तो यही क्या बोलते हैं, डायरेक्शन रेशोज इनको बोला जाता है। ठीक है, क्लियर। चलिए, तो ये डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशोज में फ़र्क समझ लेना। एक और चीज़, डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशोज आपस में इक्वली प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है, इस तरह से, यानी एल अपॉन ए इजकल टू एम अपॉन बी होता है, इजकल टू एन अपॉन सी होता है। क्यों? क्योंकि एल इजकल टू एल तो एल ही है, ए की वैल्यू क्या रखूँ, एल आर रख दो यहाँ पे, एम इसकी वैल्यू एम आर रख दो, और आप चेक कर लो, आप एन से एन कैंसिल, एम से एम, एल से एल, तो 1 अपॉन आर नहीं आ रहा हर जगह। तो इसलिए डायरेक्शन कोसाइंस और डायरेक्शन रेशोज आपस में प्रोपोर्शनल होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, इक्वल बिल्कुल। ठीक है, तो ये रिलेशन बन गया है। और एक और रिलेशन होता है डायरेक्शन कोसाइंस में कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इजकल टू 1 होता है। डायरेक्शन कोसाइंस का रूल है ये, या फिर हम इसको ऐसे बोल सकते हैं, कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा इजकल टू 1। ये ध्यान रखना है, एल ही कोस अल्फा है, एम को कोस बीटा बोलते हैं, एन को कोस गामा है, या तो ये दोनों रूल हैं। ठीक है, लेकिन डायरेक्शन रेशोज के स्क्वायर्स का सम कभी भी 1 नहीं होता, ध्यान रखना। यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर मे नॉट इक्वल्स टू 1 हो भी सकता है, इक्वल्स टू नहीं भी हो सकता। अगर इक्वल टू 1 आ गया तो ये डायरेक्शन कोसाइन बन जाएंगे फिर एकदम, अदरवाइज डायरेक्शन रेशोज रहेंगे। ठीक है, चलिए, तो ये मैंने रूल बताया आपको। तो यहाँ पे ये मैंने सब कुछ बता दिया आपको, ये सब रूल बता दिए, सब नोट कर लेने यहाँ से। ठीक है, सब कुछ बता दिया। इसके बाद है टाइप्स ऑफ वेक्टर। तो सबसे पहले जीरो वेक्टर, तो एक ऐसा वेक्टर जिसका इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट कोइंसाइड हो मतलब एक ही जगह हो। यानी कि ये वेक्टर है, डॉट लगा दी मैंने, तो ये कैसा वेक्टर है, जीरो वेक्टर, क्योंकि खुला ही नहीं है। ठीक है, तो ओरिजिन को जीरो वेक्टर, यानी डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, सीधी सी बात है। मैं सहारनपुर ही खड़ा रह गया एक ही जगह पे, तो मेरी डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हुई, तो मेरा वेक्टर जीरो है। यानी कि वहाँ से, यानी कि ए से स्टार्ट हुए और ए पे ख़त्म होके वापस आके, तो ये वेक्टर क्या होगा, हमारा जीरो वेक्टर होगा। ठीक है, तो यूनिट वेक्टर अभी बताया था, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो जाए तो उसे हम यूनिट वेक्टर बोलते हैं। ठीक है, चलिए, इसके बाद को इनिशियल वेक्टर जिनका इनिशियल पॉइंट सेम हो, यानी 2 और मोर वेक्टर्स हैविंग सेम इनिशियल पॉइंट। यानी कि एक वेक्टर इधर चला गया, यहीं से स्टार्ट हो गया, इधर चला गया, एक इधर चला गया, तो ये जितने भी वेक्टर आप बनाओगे ये सारे के सारे वेक्टर को इनिशियल वेक्टर हैं। ठीक है, को इनिशियल वेक्टर। इसके बाद है कोलिनियर वेक्टर। तो 2 या 2 से ज़्यादा वेक्टर कोलिनियर कहलाते हैं। कब? अगर वे पैरेलल हो एक सेम लाइन के पैरेलल हो और मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बिल्कुल इक्वल हो। ठीक है, यानी कि 2 वेक्टर क्या हुए, कोलिनियर होंगे, क्योंकि इनका मैग्नीट्यूड भी इक्वल है। ठीक है, और ये दोनों पैरेलल भी है, और ये किसी एक लाइन के इस पर्टिकुलर लाइन के दोनों पैरेलल हैं। ठीक है, तो दोनों के दोनों कोलिनियर वेक्टर कहलाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है इक्वल वेक्टर्स। तो 2 वेक्टर्स इक्वल कब होंगे, जब वो मैग्नीट्यूड में भी इक्वल होंगे और डायरेक्शन में भी इक्वल होंगे। यानी कि जैसे कि अगर मैं बनाता हूँ एक मैं बना दिया यहाँ पे पैरेललोग्राम, तो पैरेललोग्राम के आमने सामने की साइड इक्वल होती है। तो ये 2 वेक्टर्स, ठीक है, ये दोनों वेक्टर क्या होंगे, मैग्नीट्यूड में भी इक्वल है और डायरेक्शन में भी सेम है, पैरेलल है, तो ये दोनों वेक्टर इक्वल होंगे हमेशा। ठीक है, नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर, यानी कि अगर एक पैरेललोग्राम बनाता हूँ ABCD, तो AB वेक्टर DC वेक्टर के इक्वल होगा, और नेगेटिव करना हो तो CD कर दो, AB वेक्टर माइनस CD के इक्वल होगा। ठीक है, माइनस CD, तो ये नेगेटिव हो गया, एक वेक्टर दूसरे के नेगेटिव। यानी कोई वेक्टर उसकी डायरेक्शन चेंज करनी है, सपोज दैट AB है, मुझे BA लिखना, तो माइनस BA लिखना पड़ेगा, सीधी सी बात है। AB का नेगेटिव वेक्टर माइनस BA होगा। ठीक है ना, तो ये नेगेटिव वेक्टर हो गया। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 1, रिप्रेजेंट ग्राफिकली डिस्प्लेसमेंट ऑफ 40 किलोमीटर
40 किलोमीटर की डिस्प्लेसमेंट दिखानी, 30 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ, यानी साउथ के 30 डिग्री वेस्ट में, साउथ से 30 डिग्री एंगल बना और वेस्ट की तरफ को, और वेक्टर किए तो मैंने ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ 4 ये बना दिए फिगर में यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे फिगर बना दिए। तो ये है हमारी साउथ साइड, साउथ से 30 डिग्री एंगल लिया ये और एक लाइन खींच दी, और जहाँ तक आपकी मर्जी वहाँ तक खींच दो, लिख दो 40 किलोमीटर है, ठीक है। तो ये हमने एक फिगर बना दी, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट है क्लासीफाई द फॉलोइंग मेजर्स एज स्केलर्स एंड वेक्टर्स, यानी मेजर स्केलर और वेक्टर बनाने। तो 5 सेकेंड ये टाइम का है, तो टाइम एक स्केलर होता है, तो ये टाइम स्केलर हो गया, ठीक है। ये सेंटीमीटर क्यूब से समझ में आ रहा होगा, वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम कैसे होता है, स्केलर होता है, ठीक है। थर्ड है न्यूटन फोर्स, फोर्स हमेशा वेक्टर क्वांटिटी है, तो फोर्स का है तो फोर्स वेक्टर हो गया, ठीक है। इसके बाद में किलोमीटर पर आवर स्पीड, तो स्पीड भी स्केलर क्वांटिटी है, स्पीड स्केलर। ये किसका है, डेंसिटी, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब डेंसिटी का है, तो इसकी जो यूनिट है उससे पता चल जाता है, डेंसिटी स्केलर क्वांटिटी है। और मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स नॉर्थ डायरेक्शन दे रखी है, इट मीन्स वेलोसिटी है और वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा, इनमें बताने हैं फिगर गिवन है, बताना है कौन कौन से इक्वल है, कौन कौन से कोलिनियर है, कौन कौन से कोइनिशियल है। तो अगर मैं कोलिनियर की बात करूँ तो ये ए वेक्टर और सी वेक्टर मैग्नीट्यूड में इक्वल है, डायरेक्शन में इक्वल है, इट मीन्स ए और सी दोनों के दोनों क्या है, कोलिनियर है। और दूसरा डी वेक्टर को देखो, डी वेक्टर भी यहाँ से लेके यहाँ तक है, मैग्नीट्यूड में इक्वल है, बस डायरेक्शन अपोजिट है, तो ये भी क्या है हमारा, कोलिनियर है, एक ही लाइन में पढ़ते हैं, क्योंकि मैं ए को यहाँ से उठा के यहाँ भी रख सकता हूँ, ठीक है। इसको बोलते हैं कोलिनियर, एक ही लाइन में वेक्टर। इसके बाद इक्वल वेक्टर्स की अगर बात करूँ, इक्वल वेक्टर्स कौन से होंगे, वेक्टर ए और वेक्टर सी बिल्कुल इक्वल है, ठीक है। इसके बाद है कोइनिशियल, तो कोइनिशियल की अगर मैं बात करूँ, कोइनिशियल ये पॉइंट देखो यहाँ पे, यहाँ से एक वेक्टर इधर जा रहा, एक वेक्टर इधर जा रहा है और एक वेक्टर इधर जा रहा है, यानी कि सी वेक्टर, ये डी और ये बी, यानी बी सी डी तीनों के तीनों वेक्टर्स कोइनिशियल है, एक ही पॉइंट से ओरिजिनेट हो रहे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेक्टर एडिशन, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है वेक्टर में, किस तरह से वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं। तो पहली है कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी होती है, यानी वेक्टर जो है कम्यूट करते हैं, ठीक है। दूसरा होता है एसोसिएटिविटी, यानी वो एसोसिएट भी करते हैं, ठीक है। तीसरी होती है मल्टीप्लिकेशन, अच्छा मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर टू ए वेक्टर, ये एक टॉपिक है, ये बताता हूँ। तो कम्यूट करते हैं, यानी कि ए प्लस बी, अगर दो वेक्टर हैं ए और बी, तो हम उसको बी प्लस ए लिख सकते हैं, ठीक है। एसोसिएटिव, अगर तीन वेक्टर हैं ए प्लस बी प्लस सी, तो हम इसको चाहे ब्रैकेट यहाँ लगा के यानी पहले बी और सी को ऐड कर लो, या फिर पहले ए और बी को ऐड कर लो और बाद में सी को कर लो, बात एक ही, यानी कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है। मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर टू वेक्टर किस तरह से होता है, तो मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर टू वेक्टर किस तरह से होगा, सपोज दैट मैं बहुत सारे पार्ट्स कर देता हूँ, एक लाइन सेगमेंट बनाता हूँ, ठीक है। ये सारे के सारे इस तरीके से मैं बना देता हूँ, यानी 1 यूनिट क्या है, सीधी सी बात है, 1 यूनिट ये क्या है, ये ए वेक्टर है, तो यहाँ से यहाँ तक ए है, तो अगर मैं यहाँ से लेके यहाँ तक ले लूँ इस वेक्टर को, तो ये 2a हो जाएगा, ठीक है। अगर इस वेक्टर को यहाँ से लेके यहाँ तक ले लूँ तो ये 3a हो जाएगा, यानी कि ये सीधी सी बात है कि स्केलर से वेक्टर को इस तरह से मल्टीप्लाई हो जाती है। अगर मैं सिर्फ इतना वेक्टर लूँ, इतना हाफ लूँ सिर्फ, तो ये हो जाएगा हाफ ऑफ ए, ठीक है, इतना वेक्टर। तो ये इसे बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर टू वेक्टर, यानी वेक्टर में स्केलर से मल्टीप्लाई कर दी, ठीक है। तो बड़े सिंपली वेक्टर में मल्टीप्लाई हो जाती है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट है कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। कंपोनेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये देखो जरा, कोई भी वेक्टर है, सपोज दैट ओपी वेक्टर की बात करूँ, ओपी वेक्टर यानी कि ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस बना दिया ना, एक्स वाई जेड ओरिजिन, और यहाँ पे एक पॉइंट बनाता हूँ पी, और पी के कोऑर्डिनेट्स होता है एक्स वाई जेड, ठीक है। ये ओपी वेक्टर है। तो ओपी वेक्टर किस तरह से होगा वेक्टर क्वांटिटी में, वैसे तो पी के कोऑर्डिनेट्स इस तरह से होंगे एक्स कोमा वाई कोमा जेड, लेकिन वेक्टर की फॉर्म में किस तरह से होगा, यहाँ पे देखना जरा, हम आई जे के लगा देंगे बस, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, और बोलेंगे क्या, दिस इज़ द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी, ठीक है। इस तरीके से अगर मुझे इसका मैग्नीट्यूड निकालना ओ पी का मैग्नीट्यूड, तो मैंने बताया था यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, और ये बाय पाइथागोरस थ्योरम आ जाएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो मैंने निकाल के दिखा दिया था, आप जेड स्क्वायर और लगा देना इसमें,
ठीक है। तो कंपोनेंट्स हैं, कंपोनेंट्स क्यों होंगे, एक्स वाई जेड आर द कंपोनेंट्स, एक्स वाई जेड आर द कंपोनेंट्स, ठीक है। इसके बाद में हम इसे आर से भी शो करते हैं, मैंने बताया था आर इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ए टू पी, इस तरह भी हम इसको बोल सकते हैं, ठीक है। क्लियर। चलिए इसके बाद में कुछ रिजल्ट्स हैं, यानी कि वेक्टर से क्या क्या हो सकता है। तो दो वेक्टर ए और बी ले लिए। वेक्टर ए जो है a1i प्लस a2j प्लस a3 के से रिप्रेजेंट हो रहा है, और वेक्टर बी b1i प्लस b2j प्लस b3 के। तो अगर सम करना हो तो i के कोफिशिएंट्स अलग ऐड कर लो, i j के अलग ऐड कर दो, k के अलग ऐड कर दो, जैसे आज तक हम अलजेब्रा पढ़ते हैं बिल्कुल उसी तरीके से ऐड हो जाएंगे, ठीक है। ऐसे डिफरेंस है। ऐसे ही अगर दो वेक्टर इक्वल हो, कभी भी दो वेक्टर इक्वल हो, अगर दोनों ए और बी इक्वल है तो आई के कोफिशिएंट्स को इक्वल रख दो, जे के कोफिशिएंट्स को इक्वल रख दो, और के कोफिशिएंट्स को आपस में इक्वल रख दो, यानी a1 इजकल टू b1 हो जाएगा, a2 इजकल टू b2, a3 इजकल टू b3। इसी के साथ टॉपिक नंबर 4, किसी भी स्केलर से मल्टीप्लाई करनी हो लैम्डा से, तो वो सारे के सारे कंपोनेंट्स में अंदर मल्टीप्लाई कर लेगा, यानी a1 के साथ भी, a2 के साथ भी, a3 के साथ भी, जिस तरह अलजेब्रा में आज तक करते आए हैं, ठीक है। चलिए इसी तरीके से अगर दो वेक्टर हैं उनमें कुछ जैसे इस तरह से है के ए और प्लस एम ए, इस तरह से हैं दो, तो ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे, इसको हम लिख सकते हैं के प्लस एम, ये वेक्टर ए कॉमन आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही के एम ए इस तरह से है, यानी दो स्केलर से पहले मल्टीप्लाई हो रखी, तो हम इसको एक साथ लिख सकते हैं के एम और वेक्टर ए, ठीक है। ऐसे ही किसी स्केलर से दो वेक्टर में अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यानी के ए प्लस बी हो तो के ए प्लस के ए बी, ठीक है। इस तरीके से रिजल्ट्स निकल के आते हैं। चलिए एग्जाम्पल नंबर 4 है, फाइंड द वेक्टर्स वैल्यूज ऑफ एक्स वाई जेड सो दैट वेक्टर ए इजकल टू बी, यानी आर इक्वल, ये कह रहा है ए और बी दोनों इक्वल है, तो कंपोनेंट्स आपस में इक्वेट कर दो। आई का कोफिशिएंट यहाँ पे एक्स, आई का कोफिशिएंट यहाँ पे 2, तो एक्स इजकल टू आ गया डायरेक्टली 2, ठीक है। यहाँ पे जे का कोफिशिएंट्स 2, यहाँ पे जे का कोफिशिएंट वाई, तो वाई इजकल टू भी आ गया 2। यहाँ पे के का कोफिशिएंट जेड और यहाँ पे के का कोफिशिएंट 1, तो जेड इजकल टू आ गया 1, ठीक है। डायरेक्टली निकल जाए, यानी इक्वल अगर दो वेक्टर है तो इस तरह से कंपेयर करके निकाल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद एग्जांपल नंबर 5 की बात करूँ, ए इजकल टू आई प्लस 2j, बी इजकल टू 2i प्लस जे, कह रहा है मोड ऑफ ए और मोड ऑफ बी की वैल्यू बताइए, यानी मैग्नीट्यूड बताना है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए जो आएगा हो जाएगा अंडर रूट कोफिशिएंट ऑफ आई का स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है ना, तो आई का कोफिशिएंट 1 का स्क्वायर और जे का कोफिशिएंट 2 का स्क्वायर, दैट इज √5। ऐसे ही मैं बी का मॉडुलस निकाल लूँगा तो वो आ जाएगा अंडर रूट आई का कोफिशिएंट 2 का स्क्वायर और जे का कोफिशिएंट 1 का स्क्वायर, ये भी √5, यानी कि सीधी सी बात है कि मोड ऑफ ए और मोड ऑफ बी आपस में इक्वल आ रहे हैं, ठीक है। मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी आपस में इक्वल आ रहे हैं, ठीक है। तो लिख देंगे सॉल्यूशन में मोड ऑफ ए इक्वल्स टू मोड ऑफ बी, बट वेक्टर ए नॉट इक्वल्स टू वेक्टर बी। वाई? बिकॉज कोफिशिएंट ऑफ आई अपॉन कोफिशिएंट ऑफ आई इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ आई इन वेक्टर ए इज नॉट इक्वल्स टू कोफिशिएंट ऑफ आई इन वेक्टर बी, ठीक है ना। तो आई के कोफिशिएंट्स इक्वल नहीं है, जे के कोफिशिएंट्स ऐसे इक्वल नहीं है, तो वेक्टर्स आपस में इक्वल नहीं है, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं बात करूँ एग्जांपल नंबर 6 की, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर 2i प्लस 3j प्लस k, यानी a इज इक्वल टू 2i प्लस 3j प्लस k, और यूनिट वेक्टर निकाल। तो यूनिट वेक्टर को हम डिनोट करते हैं ए कैप से, ठीक है। तो ये क्या होता है, यूनिट वेक्टर जब भी निकालना हो तो फॉर्मूला सीधा सा है, किसी वेक्टर को अगर उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं तो यूनिट वेक्टर हो जाता है। यानी कि 2i को मैं डिवाइड कर देता हूँ
इसके मैग्नीट्यूड से मैग्नीट्यूड हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो ए कैप वेक्टर जो बन जाएगा हमारा, तो बन जाएगा 9 + 4 और 1 14 हो जाएगा, सॉरी 9 4 13 और 1 14 हो जाएगा, ठीक है, √14। तो ये आ जाएगा 2i + 3j + k अपॉन √14। दिस इज द यूनिट वेक्टर, ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। वेक्टर ए का सीधी सी बात है ये यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर निकालना इस तरह से निकाल देंगे, ये फॉर्मूला बता दिया मैंने। इसके बाद में एग्जाम्पल नंबर 7, फाइंड ए वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए = i - 2j दैट हैज़ मैग्नीट्यूड 7 यूनिट। यानी एक वेक्टर, आपके पास यूनिट वेक्टर निकालना जिसका मैग्नीट्यूड 7 होना चाहिए और इसकी डायरेक्शन में होना चाहिए इस वेक्टर की, यानी i - 2j की। तो a = i - 2j, इसकी डायरेक्शन निकालना। तो सबसे पहले आपको इसका कैप निकालना पड़ेगा। तो कैप निकालने के लिए कैप निकालना की जरूरत है, क्योंकि कैप निकालते ही इस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो 1 हो जाएगा। अब आपको जितने भी मैग्नीट्यूड का वेक्टर बनाना उतने से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये जगह i - 2j, सिंपल सी बात है, पहले फॉर्मूला लिखेंगे इसका, वेक्टर a अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a दैट इज i - 2j अपॉन √1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर दैट इज i - 2j अपॉन √5। तो ये एक यूनिट वेक्टर बन गया, इसका मैग्नीट्यूड हमेशा 1 के इक्वल है। अब लिखेंगे नाउ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 7 in the direction of vector A is equal to 7 into a cap, 7a cap। तो आंसर आ जाएगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ, इज इक्वल टू 7 इंटू यानी 7/√5 इंटू i - 2j, ये बन जाएगा हमारा एक वेक्टर, ठीक है। 7/√5 इंटू i - 2j। आप अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हो i j में अलग अलग, या ऐसे लिख सकते हो, नो डाउट, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल हम करते हैं इसमें। एग्जांपल नंबर 8, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द सम ऑफ द वेक्टर्स। इन दोनों के सम करके उसकी जो वेक्टर आएगा उसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालना। तो सम निकाल दो, 2i + 2j - 5k और 2i + j + 3k का सम निकाल लोगे तो i के कोफिशिएंट्स को ऐड कर दो, j के कोफिशिएंट्स को ऐड कर दो, k के कोफिशिएंट की जैसे अलजेब्रा आज तक पढ़ी है, तो 2 और 2 4i हो जाएगा। अगर ऐड करो 4i, 2j और j हो जाएगा 3j और -5k + 3k - 2k हो जाएगा। तो ये तो बन जाएगा सम वेक्टर बाय टेकिंग सम, है ना। सम करने के बाद में जो वेक्टर बना ये बन गया, उसका यूनिट वेक्टर निकालना है, इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो इस वेक्टर के, तो निकल जाएगा, बहुत ईजी है। इसके बाद में एग्जांपल नंबर 9, राइट द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द वेक्टर। इस वेक्टर की डायरेक्शन रेशियोज लिखने एंड हेंस कैलकुलेट इट्स डायरेक्शन कोसाइंस। तो डायरेक्शन कोसाइंस के कैलकुलेट करने हैं। तो a = i + j - 2k, a = i + j - 2k, ये वेक्टर है। तो डायरेक्शन रेशियोज जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे 1, 1, -2, यानी कि या ऐसे भी लिख सकते हैं r a = 1, b = 1 और c = -2, ये होंगे डायरेक्शन रेशियोज। अब डायरेक्शन कोसाइंस निकालने, तो डायरेक्शन कोसाइंस कैसे निकलेंगे देखो जरा, यहाँ लिखता हूँ i = i + j - 2k, ये तो था ना वेक्टर। तो मैंने फॉर्मूला बताया था, a = LR, बताया था फॉर्मूला आपको, a = LR या L = A/R, है ना, L = A/R बताया था फॉर्मूला। तो a तो कंपोनेंट ही है और r क्या था, r ये था, मैंने आपको बता दिया, a² + b²c², वेयर ABC आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट। ABC अगर कोऑर्डिनेट्स है तो ये बन जाएगा फॉर्मूला, यानी ये अपॉन √a² + b² + c²। और ये डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशो में रिलेशन भी है। तो सीधी सी बात है, ABC की वैल्यू हमने निकाल दी,
डायरेक्शन कोसाइन निकालने हैं, एल इजकल टू ऐसे लिख देंगे, नाउ डायरेक्शन कोसाइंस आर एल इजकल टू ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, दैट इज ए कितना आया था 1 और अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, ठीक है। तो 1 अपॉन रूट 6 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही एम इजकल टू बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, दैट इज ये भी 1 अपॉन रूट 6 आ जाएगा। एंड एन इजकल टू सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, दैट इज -2 अपॉन रूट 6। तो ये तीनों आ जाएंगे, डायरेक्शन रेशियोज भी, डायरेक्शन कोसाइंस भी, ठीक है। चलिए इसी की हेल्प से आपको एक्सरसाइज नंबर जो इसमें आती है एक्सरसाइज 10.1 और 10.2 आपको कंप्लीट करनी है। इसके बाद एक और टॉपिक मैं बताता हूँ, वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स। अगर 2 पॉइंट्स ज्वाइन करते हैं तो सपोज दैट अब तक तो मैं एक ही पॉइंट के बारे में बता रहा था, मैंने 2 पॉइंट लिए हैं P1 एंड P2 और कोऑर्डिनेट्स लिए x1 y1 z1 x2 y2 z2। तो सीधी सी बात है, और मुझे अब वेक्टर निकालना P1 P2 तो P1 P2 के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, P1 P2 के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। अब एक चीज़ मैं बताना भूल गया, थोड़ा सा मैं उसके बारे में डिस्कस कर दूं। एडिशन ऑफ वेक्टर्स, ठीक है, एडिशन ऑफ वेक्टर्स, ठीक है। तो पहला तो होता है ट्रायंगल रूल या ट्रायंगल लॉ बोल सकते हैं, ट्रायंगल लॉ क्या कहते हैं कि सपोज दैट एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर यहाँ पे मैंने ये डाल दिया, इसको मैं ए बोल देता हूँ, इसको मैं बी बोल देता हूँ। तो आप इस वेक्टर को यहाँ से उठा के इसका जो इनिशियल पॉइंट है ये, इसके टर्मिनल पॉइंट पर रख दो यहाँ पे, तो ये इस तरह से बन जाएगा, क्योंकि मैं यहाँ से उठा के यहाँ रख दूंगा, ये बी हो जाएगा। तो मुझे ऐड करना है इनका जो एडिशन है, यानी ए प्लस बी, जो दोनों का ए प्लस बी वैक्टर होगा वो किससे शो होगा, इस वेक्टर से, यानी डायरेक्टली ज्वाइन कर लो आप, ये होगा हमारा ए प्लस बी। दिस इज द ट्रायंगल रूल। इसका मतलब ये है कि मुझे इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाना था, तो मेरे पास 2 वे हैं, मैं या तो डायरेक्ट चला जाऊँ या फिर यहाँ से यहाँ जाऊँ और यहाँ से यहाँ जाऊँ फिर, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ जाने मतलब यहाँ ए और फिर बी गया तो ए प्लस बी, तो ये डायरेक्टली ए प्लस बी के इक्वल हो गया। तो दिस इज द ट्रायंगल रूल, ठीक है, दिस इज द ट्रायंगल रूल। ऐसे ही दूसरा रूल है हमारा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। पैरेललोग्राम लॉ क्या कहता है हमारा, मैं इसको बना के दिखा देता हूँ कि अगर कोई पैरेललोग्राम अगर कोई है हमारा ए बी सी डी और उसकी 2 एडजेसेंट साइड से 2 वेक्टर शो हो रहे हैं, ए और बी डिनोट हो रहे हैं, तो उनका जो डायगोनल होगा ए सी, वो उनके सम को रिप्रेजेंट करेगा, ए प्लस बी को, चाहे वो इधर से ले लो चाहे वो इधर से ले लो, यहाँ से ले लो, क्योंकि ये बी हो जाएगा, पैरेलल वेक्टर है इक्वल मैग्नीट्यूड में, तो बी हो जाएगा और ये वाला ए हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाओ यानी बी और यहाँ से आ जाओ ए, तो उसको क्या बोलेंगे, बी प्लस ए, यानी कि इधर से देखो तो बी प्लस ए बोलेगा और इधर से देखो तो ए प्लस बी बोलेगा। तो ये जो डायगोनल है इनके सम को रिप्रेजेंट करेगा। तो यानी कि ये वाला रूल और ट्रायंगल रूल दोनों सेम ही है, क्लियर ना। चलिए इसके बाद में नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर अगर बात करूँ, सपोज दैट दिस इज द वेक्टर नंबर ए और ये वेक्टर बी है, ठीक है, ये वेक्टर बी है, तो ये वेक्टर हो जाएगा हमारा ए प्लस बी। अगर मैं इसको थोड़ा सा इधर इसकी डायरेक्शन चेंज कर दूँ, इस वाले वेक्टर को बी की यहाँ तक ले आऊँ, तो ये इसकी डायरेक्शन इधर को क्या हो जाएगी, माइनस बी से होगी, क्योंकि इसकी डायरेक्शन चेंज कर दी, मैग्नीट्यूड वही है। अब मुझे यहाँ से यहाँ तक जाना, इट मीन्स ये वेक्टर निकालना, तो ये हो जाएगा ए प्लस माइनस बी, यानी कि ये किससे शो हो जाएगा, ए प्लस माइनस बी वेक्टर से। तो फाइनली बन जाएगा ए माइनस बी, यानी कि अगर डिफरेंस पता करनी हो तो 2 वेक्टर की डिफरेंस इससे निकलती है, ठीक है। इस तरह से डायरेक्शन उल्टी डायरेक्शन ले ली, तो ए से इस पॉइंट से यहाँ तक गए वेक्टर ए और इस पॉइंट से यहाँ तक गए तो माइनस बी, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस बी। वैसे तो अगर मैं डायरेक्टली विदाउट फिगर आपको बताऊँ, अगर कहीं लिखा हुआ ए बी प्लस यहाँ पे लिखा हुआ बी सी, यानी कि एक वेक्टर का टर्मिनल पॉइंट और दूसरे वेक्टर का इनिशियल पॉइंट अगर सेम है
तो दोनों को कैंसिल कर दो, यानी कि उससे पहले ये बन जाएगा AC डायरेक्टली विदाउट फिगर। यानी अगर एक टर्मिनल पॉइंट और एक इनिशियल पॉइंट आपको सेम मिल जाते हैं तो हटा दो, AC बन जाएगा। ठीक है, ये एडिशन रूल हो गया हमारा, क्लियरली डायरेक्टली वे में बता दिया मैंने आपको। तो इसी तरीके से अब मैं जो बात कर रहा था आपके साथ में, ये कर रहा था कि मैंने 2 पॉइंट लिए, एक P1 और एक P2। थोड़ा सा मैं इसे जूम कर रहा हूँ, थोड़ी सी फिगर को जूम कर रहा हूँ, थोड़ी जूम कर दी मैंने। 2 पॉइंट लिए P1 और P2। अब मुझे P1 P2 निकालना, P1 और P2 निकालना। तो मुझे P1 से P2 जाना, तो इसका मतलब मैं P1 से O जाऊंगा और फिर O से P2 जाऊंगा, यही तो है। P1 से O जाऊंगा, O से P2 जाऊंगा, क्लियर। या फिर अगर मैं से पोजीशन वेक्टर में कन्वर्ट करूँ, पोजीशन वेक्टर अबाउट ओरिजिन, तो ये तो अबाउट ओरिजिन है, ये तो नहीं है। इसको चेंज करने के लिए O को पहले लाना पड़ेगा, और अगर O पहले आ गया P1 बाद में आ गया तो नेगेटिव साइन आएगा। इट मीन्स ये इस तरह से लिखा जाएगा P1 P2 इज इक्वल टू माइनस O P1 प्लस O P2। और अभी बताया मैंने 2 वेक्टर क्या होते हैं, कम्यूट करते हैं। तो मैं O P2 को पहले लिख रहा हूँ, O P1 को बाद में। तो फॉर्मूला जो बन जाएगा हमारा, वो बन जाएगा P1 P2 वेक्टर का फॉर्मूला बन जाएगा O P2 माइनस O P1। ठीक है, इट मीन्स अगर 2 वेक्टर्स निकालने, यानी कि कोई भी 2 वेक्टर निकालने हैं और उनको पोजीशन वेक्टर के रूप में मुझे लिखना है, तो सेकंड वाले का पोजीशन वेक्टर में से फर्स्ट वाले का पोजीशन वेक्टर माइनस कर दो, वो वेक्टर निकल जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, यानी कि सीधी सी बात है, अगर अगर 2 वेक्टर हैं, A B निकालना मुझे, ठीक है, यानी A और B 2 पॉइंट है इन स्पेस। ठीक है, स्पेस में लेता हूँ, A और B 2 पॉइंट है, तो A और B निकालने का तरीका है OB माइनस OA। ये चीज़ ध्यान रखना, OB माइनस OA, यानी पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A। दिस इज द फॉर्मूला, क्लियर। चलिए इसके बाद बात करते हैं सेक्शन फॉर्मूला। दिस इज द इम्पोर्टेंट फॉर्मूला। तो 2 रूल है, एक एक्सटर्नली और एक इंटरनली। ठीक है, 2 रूल्स हैं हमारे पास। तो सेक्शन फॉर्मूला क्या कहता है कि अगर स्पेस के अंदर, सपोज दैट दिस इज द ओरिजिन, और एक ये लाइन सेगमेंट है, और इसके बीच में ये लाइन सेगमेंट यानी लाइन वेक्टर 2 पार्ट से डिवाइड हो रहा m/n में। ठीक है, तो ये पॉइंट A हो गया, ये B हो गया पॉइंट, और ये P पॉइंट से डिवाइड हो रहा इन m/n में। ठीक है, तो ओरिजिन से तीनों को मैं मिला लेता हूँ, ज्वाइन करा लेता हूँ। OA, OP और OB बन गया। तो मुझे सपोज दैट मुझे A के कोऑर्डिनेट्स पता है, B के कोऑर्डिनेट्स पता है, यानी कि OA वेक्टर मुझे गिवन है, OB भी गिवन है। ठीक है, रेशो गिवन है m/n, और ये इंटरनल ही है, यानी P पॉइंट जो है इंटरनल में, इंटरनल यानी कि m/n जो होता है, हमेशा ध्यान रखना PA/PB होता है, ये ध्यान रखना। इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल हो, m/n हमेशा PA/PB का होता है, क्लियर। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैंने बताई, इसको ध्यान से देख लेना, नहीं समझ में आई तो पूछ लेना फ़ोन करके। तो मुझे OA गिवन है, OB गिवन है और रेशो गिवन है, और OP निकालना है मुझे, OP यानी कि पोजीशन वेक्टर OP। हमने सेक्शन फॉर्मूला पढ़ा था 10th क्लास में, 11th में पढ़ा 3D में। जब मुझे एक कोऑर्डिनेट्स गिवन होते थे B के और रेशो गिवन होता था, तो मैं P के कोऑर्डिनेट्स निकालता था सेक्शन फॉर्मूले से। लेकिन यहाँ पे पॉइंट को कौन शो कर रहा, यानी पॉइंट की जगह किसने ले ली, पॉइंट की जगह ले ली पोजीशन वेक्टर ने। ठीक है, पोजीशन वेक्टर ने। तो मुझे A का पोजीशन वेक्टर पता, जैसे मैं 3D में बोल दूँ A के पॉइंट्स पता, यानी A के कोऑर्डिनेट्स पता, वेक्टर में बोल लूँगा मैं A का पोजीशन वेक्टर पता। ठीक है, ऐसे ही B के कोऑर्डिनेट्स पता, ये बात तो ज्योमेट्री में बोल लूँगा, और वेक्टर में बोल लूँगा B का पोजीशन वेक्टर पता है। ऐसे ही कोऑर्डिनेट में बोल लूँगा कि मुझे P के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, तो यहाँ क्या बोलूँगा वेक्टर में कि मुझे P का पोजीशन वेक्टर निकालना। तो P का पोजीशन वेक्टर कैसे निकलेगा, m इंटू OB प्लस n इंटू OA अपॉन m प्लस n। दिस इज द
formula to find the position vector of internally point which divides a line segment and line vector, ठीक है ना, जो किसी वेक्टर को डिवाइड करता है, उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर निकालने फॉर्मूला है इंटरनली के लिए, ठीक है। एक्सटर्नली के लिए नेगेटिव साइन आता है यहाँ पे, यानी कि इसकी फिगर जो बनेगी वो इस तरह से बनेगी, यानी कि एक लाइन सेगमेंट है ए बी, ठीक है, दोनों मैंने वही कर दिए ए बी, और इसको कोई पॉइंट बाहर से पी ये कर रहा है डिनोट, ठीक है। तो पी से लेके ए तक जो है वो एम है और पी से बी तक वो है एन है, ठीक है। ये ओरिजिन हुआ इस तरीके से। तो जो ओ पी जो हमारा निकलेगा, ओ पी इजकल टू एम इंटू ओ बी माइनस एन इंटू ओ ए अपॉन एम माइनस एन, ये फॉर्मूला रहेगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन करते हैं। एग्जांपल नंबर 11, कंसिडर 2 पॉइंट्स पी एंड क्यू, पी और क्यू दे रखे और उनके पोजीशन वेक्टर दे रखे, पी का भी और क्यू का भी। फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ आर, आर एक पॉइंट है वो विच डिवाइड द लाइन ज्वाइनिंग पी क्यू इन द रेशो 2:1 इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों, यानी एक फिगर तो ये बन गई, ये पी और क्यू दो पॉइंट है और इनको आर बीच में से 2:1 में डिवाइड कर रहा, 2 और 1 में डिवाइड कर रहा, ओ पी ओ आर ओ क्यू इस तरह से। तो सिंपल लगा देंगे फॉर्मूला भाई, सिंपली फॉर्मूला लगा देंगे, सिंपल फॉर्मूला है बिल्कुल, कि ओ आर यानी आर का पोजीशन निकालना है मुझे, यानी यहाँ पे एम रेशो एन दिया हुआ है हमारा 2:1, तो ये ओ एन निकलेगा एम इंटू ओ क्यू लगेगा, ठीक है, प्लस एन इंटू ओ पी अपॉन एम प्लस एन, ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा। तो एम कितना है 2, ओ क्यू कितना है हमारा ए प्लस बी प्लस एन इंटू यानी कि 1 इंटू कितना 1 इंटू 3a माइनस 2b अपॉन 2 + 1। तो सॉल्व करके क्या आ जाएगा 2a और प्लस 3a 5a अपॉन 3, तो 5a अपॉन 3 प्लस 2b और माइनस 2b कैंसिल, बस इतना ही आएगा, 2b माइनस 2b कैंसिल अपॉन 3, तो 0 आ जाएगा, बस इतना ही आंसर आएगा इसका, ठीक है, 5a अपॉन 3। तो आर का जो पोजीशन वेक्टर होगा वो 5a अपॉन 3 होगा। ऐसे ही एक्सटर्नल निकाल देना। तो विद द हेल्प ऑफ दीज एग्जाम्पल्स, दिस थ्योरी वेक्टर जो मैंने पूरा पढ़ा है आपको एक्सरसाइज 10.1 10.2 विद एग्जाम्पल्स आपको करनी है। ऐसे स्कूल में मैंने करा दी थी आज ही, ये आप लोगों को करा दिए, ठीक है, कल करा दी थी मैंने स्कूल में, ठीक है। तो आपको आज करनी है दोनों एक्सरसाइज। कोई भी किसी क्वेश्चन में मुझे लगने का प्रॉब्लम आएगी, उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज पर हम चलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।